नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। आज हम लोग हैं पहले सप्ताह के पहले लेक्चर में और आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो है भारत में पशुपालन की वर्तमान स्थिति। भारत में पशुपालन का एक बहुत ही खास महत्व है। भारत में जो ग्रामीण जो घर हैं उनमें 73% लोगों घरों में लाइव स्टॉक है और उनमें से 75% जो वैसे लोग हैं जो कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। एनिमल हस्बेंड्री किसानों के 16% आमदनी में कंट्रीब्यूट करता है और एनिमल हस्बेंड्री में जो 70% जो वर्क फोर्स है वो महिलाएं हैं। 8.8% ऑफ एग्रीकल्चर वर्क फोर्स लाइव स्टॉक सेक्टर में एम्प्लॉयड है और ये जो वर्क फोर्स है वो 3% नॉर्थ ईस्ट में है, जहां पर कि पशुपालन थोड़ा सा कम है और ये 40 से 48% तक चला जाता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में। वहां पर 40 से 48% जो एग्रीकल्चर वर्क फोर्स है वो लाइव स्टॉक सेक्टर में है। जो पशुपालन है वो करीब करीब 22.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जो कि करीब करीब 5.8% है टोटल वर्क फोर्स का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइव स्टॉक का जो हमारे रूरल इकोनॉमी में और रोजगार देने में बहुत ही अहम योगदान है। अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का क्या रोल है, तो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में लाइव स्टॉक सेक्टर ने कांस्टेंट 2011-12 प्राइस और करंट प्राइस पर टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड में 4.7 और 5.5% का योगदान दिया। और अगर हम एग्रीकल्चर जीवीए की बात करें तो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड में 30% से भी अधिक है। और इस लाइव स्टॉक सेक्टर में भी जो दूध है, दूध का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 65% है ग्रॉस वैल्यू एडेड में। उसके बाद आता है मांस, जिसका कंट्रीब्यूशन 25% है टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम लाइव स्टॉक में। और यहां तक कि जो पशुओं के जो डंग हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी 5% के अराउंड है और 3% है अंडों का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम लाइव स्टॉक में। जो भारत में जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है और पिछले साल 2023-24 में भारत ने करीब करीब 4,543 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया है और उनमें जो 82% जो निर्यात है वो बफेलो मीट का है। उसके बाद डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं। भारत में जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम है वो मूलतः 4 तरह के हैं। पहला है पास्चोरल ग्रासलैंड फार्मिंग सिस्टम, दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, तीसरा लैंडलेस फार्मिंग सिस्टम और चौथा इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। तो जो पास्चोरल ग्रासलैंड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है उसमें जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग पास्चर पे रखा जाता है। मूलतः ये हॉट और कोल्ड जो एरिड रीजन है जहां पर की वेजिटेशन स्कार्स है वहां प्रयोग में लाया जाता है और जो ऑनर और जो लाइव स्टॉक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। जहां पर की फीड और फॉडर की अवेलेबिलिटी अधिक होती है वहां चले जाते हैं और वहां पर जब वेजिटेशन कम होता है तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये एक तरह का माइग्रेटरी सिस्टम भी है। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पर लाइव स्टॉक और क्रॉप के बीच एक कॉम्प्लीमेंट्री या म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जहां तक लाइव स्टॉक की बात है तो वो खेती करने के लिए ड्रॉट पावर देते हैं, उनके मैन्योर को क्रॉप प्रोडक्शन में यूज किया जाता है और जो लाइव स्टॉक का जो फीड है वो क्रॉप के बाई प्रोडक्ट से आता है। तो यहाँ एक दूसरे के वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब कभी कभी क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो जाता है, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए या फिर अकाल पड़ जाए, उस केस में लाइव स्टॉक उनको एक बफर भी प्रदान करता है। लैंडलेस फार्मिंग सिस्टम एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है। इसमें
10% से जो भी कम इनकम है वो नॉन लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर से आता है, मतलब लाइव स्टॉक ही उनका मूल पेशा है। और वैसे लोगों के पास खुद की जमीन नहीं है तो वो फीड बाहर से, आउटसाइड से खरीद कर लाते हैं। ये स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है और यहाँ पर लोकली जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है उसी को यूज करते हैं। कोई मैकेनाइज या बहुत हाईटेक, हाई एंड प्रैक्टिसेज यूज नहीं करते हैं। लेकिन भारत की जो मेन जो प्रोडक्शन है वो इन्हीं सिस्टम से आता है, लैंडलेस फार्मिंग सिस्टम से ही आता है। चौथा है इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग। यहाँ पर जो फार्म ऑपरेशंस हैं वो काफी मैकेनाइज्ड हैं, यहाँ लेबर की जरूरत कम है, ये काफी मैकेनाइज्ड है। पोल्ट्री में तो ये ऑटोमेटेड है, फीडिंग, वाटरिंग जो है वो काफी ऑटोमेटेड है। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। यहाँ तक कि डेयरी इंडस्ट्री भी अब आजकल मैकेनाइज हो गई है। मेट्रो सिटीज या अर्बन एरिया के बाहर में लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग बहुत अधिक संख्या में देखे जाते हैं। अगर भारत में लाइव स्टॉक स्पीसीज की बात की जाए तो कैटल की जो जनसंख्या है वो करीब करीब 193 मिलियन है, बफेलो 109 मिलियन, सिप 74 मिलियन, गोट 148 मिलियन, सुअर 9 मिलियन है। ये सब मिला के करीब करीब 99.5% टोटल लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जो आता है पोल्ट्री, पोल्ट्री 851 मिलियन है और टोटल लाइव स्टॉक है वो 536 मिलियन के करीब है। जो कम जनसंख्या वाले जो पशु हैं जैसे कि कैमल, हॉर्स, पोनी, मिथुन, याक और डंकी, ये कुल जनसंख्या का 0.5% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इस लाइव स्टॉक सेंसस को पिछले लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के सेंसस से 2019 के सेंसस को कंपेयर करें तो सुअर, कैमल, हॉर्स, पोनी, याक और डंकी, इनकी जनसंख्या कम हुई है। इसका कारण मूलतः यह हो सकता है कि जो कैमल, हॉर्स, पोनी, याक, डंकी हैं उनका उपयोग नॉर्मली लेबर या ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है और मैकेनाइजेशन के कारण इनका उपयोग अब यूटिलिटी या उपयोग कहे वो काफी हद तक सीमित हो गया है, तो इसीलिए लोग अब इसे रेयर नहीं करना चाहते हैं। पिछले लाइव स्टॉक सेंसस से पोल्ट्री की जो जनसंख्या है वो करीब करीब 16.8% बढ़ी है। टोटल लाइव स्टॉक 4.82% बढ़ा है। सिप 14.13% बढ़ा है। गोट 10.14% बढ़ा है और गाय और भैंस भी करीब करीब 1% से ज्यादा से बढ़े हैं। अगर हम अभी की वर्तमान जनसंख्या को आजादी के बाद की जनसंख्या से कंपेयर करें तो भी कैमल, हॉर्स, पोनी और डंकी करीब करीब 58, 77 और 90% की दर से कम हुए हैं। कैटल की जनसंख्या करीब करीब 1/4 बढ़ी है। बफेलो 150% से अधिक बढ़े हैं। गोट 215% इंक्रीज हुए हैं। सिप करीब करीब 90% इंक्रीज हुए हैं। पोल्ट्री तो 1000% से भी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर हम पूरे वैश्विक जो जनसंख्या है उसमें हम हमारे भारत की जो डिफरेंट स्पीसीज की जनसंख्या को कंपेयर करें तो पूरे वर्ल्ड के कैटल पॉपुलेशन में 12.5% के करीब है। भैंस में तो पूरे विश्व की आबादी का आधा से अधिक जो भैंस हैं वो भारत में निवास करती हैं। जो टोटल सिप पॉपुलेशन वर्ल्ड की है उसमें 5.6% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। पूरे विश्व की जो बकरियां हैं उनमें 13% इंडिया से हैं और पिग 1% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड पिग पॉपुलेशन में, और पोल्ट्री करीब करीब 3% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है टोटल ग्लोबल पोल्ट्री पॉपुलेशन में। भारत के पास पूरे विश्व के का 10% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जबकि लैंड करीब करीब 2.29% ही है। तो देयर इज ह्यूज प्रेशर ऑन द लैंड टू एकोमोडेट दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक। भारत टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में पहले स्थान पर है। भैंसों की जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है। गोट की पॉपुलेशन में भी फर्स्ट
पोजीशन पे है। कैटल और सिप के पॉपुलेशन में भारत दूसरे नंबर पर है। बतख के पॉपुलेशन में भारत चौथे नंबर पर है। चिकन के पॉपुलेशन में भारत 7वें नंबर पर है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर है। अंडा उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है और मांस उत्पादन में भारत चौथे नंबर पर है। बात करते हैं गाय और भैंस की। तो गाय और भैंस जो भारत में पाए जाते हैं उनमें 51.36 मिलियन, जो करीब करीब 26.5% वो हैं एग्जॉटिक या संकर नस्ल के, विदेशी या संकर नस्ल के हैं। उनमें 55% लगभग जर्सी क्रॉसब्रेड हैं, जो कि नॉर्मली हिली एरियाज में क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं। और जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन के जो क्रॉस हैं वो करीब करीब 45% हैं। बाकी जो 73.5% जो गायें हैं, जो गौवंश हैं, वो नॉन डिस्क्रिप्ट या देसी हैं। देसी गायों में गिर, लखीमी और साहिवाल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। वो करीब करीब गिर 4.8%, लखीमी 4.8% और साहिवाल 4.2% कुल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन में। भारत की जो नस्ल हैं उनको दूसरे देशों में भी निर्यात किया गया है और उन्होंने वहां कई अच्छी नस्लों को भी जन्म दिया है, जैसे कि ओंगोल, साहिवाल, गिर, कंकरेज, रेड सिंधी इत्यादि। भैंस में मुर्रा, जो कि पूरे विश्व की सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्ल है, वो भारत की कुल भैंस की आबादी में करीब करीब 42% कंट्रीब्यूट करती है। भेड़ और बकरियां, भारत में जो विदेशी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो करीब करीब 5.5% है और बाकी जो 94.5% है वो देसी भेड़ें हैं। जो विदेशी जो भेड़ें हैं उसमें मूलतः वो कॉरिडेल, मेरिनो या रैम्बो यूलेट नस्ल के हैं। क्रॉस ब्रेड लगभग 71% है। जो देसी नस्ल हैं उसमें नेलोर 20%, उसके बाद बेल्लारी, मारवाड़ी और डेकनी क्रमशः 6, 4 और 3.4% हैं। अगर हम बकरियों की बात करें तो सबसे ज्यादा बकरियां ब्लैक बंगाल नस्ल की है, जो कि करीब करीब 18.6% कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद मारवाड़ी, बारबरी, ओस्मानाबादी भी लगभग 2 से 3% है। जमनाबारी, सिरोही करीब करीब 1% ऑफ टोटल गोट पॉपुलेशन है। अगर सुअरों की बात की जाए तो सुअर पालन काफी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनकी प्रोलिफिकेसी हाई होती है, उनकी फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी हाई है, ड्रेसिंग परसेंट भी ज्यादा होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी वो जल्दी अटेन करते हैं और उनमें ग्रोथ रेट फास्टर होता है। वो आसानी से स्कैवेंजर के रूप में थ्राइव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो भी मोनोगैस्ट्रिक होते हैं तो वो ह्यूमन फीड के साथ कंपीट करते हैं। तो लेकिन हम उनको किचन वेस्ट पर आसानी से पाल सकते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम किया जा सकता है। जो विदेशी नस्ल है वो 2.8% है टोटल सुअर की आबादी की। और अगर हम संकर नस्ल की बात करें तो ये 18% है टोटल पिग पॉपुलेशन की। जो एक्जोटिक ब्रीड या जो विदेशी नस्लें भारत में हैं उनमें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड रेस, ऑस्ट्रेलियन लार्ज ब्लैक, ड्यूरक, हैम्पशायर, सैडल ब्लैक इत्यादि हैं। अगर ऊंट की बात की जाए तो ऊंट भारत में करीब करीब 2.5 लाख की संख्या में है। राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर है, जो कि पूरी आबादी का 85% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद गुजरात आता है जिसमें 11% ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट की नस्लों की बात की जाए तो बीकानेरी और जैसलमेरी क्रमशः 29 और 19% हैं। कैमल का दूध काफी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें वसा की मात्रा काफी कम होती है और इसमें शॉर्ट चेन इसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं, जैसे लिनोलेइक एसिड, एरेक्डेनिक एसिड। इनका जो दूध होता है उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, लंबे समय तक आप रख सकते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, टीबी और ऑटिज्म में इसका उपयोग किया जाता है। जो प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चॉकलेट, ऊंट से बने जो ऊंट के दूध से बने जो चॉकलेट है उनका विदेशों में काफी डिमांड है। लेकिन आजकल देखा गया है कि आजादी के बाद से ऊंटों की संख्या काफी कम हो गई है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि राजस्थान जहां का ये स्टेट एनिमल है वहां पर स्लॉटर बैन है और जो मिल्क प्रोडक्शन है ऊंट का वो कम है, तो लोग अब क्रॉसब्रेड कैटल को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय कि
कैमल रखने के। और मैकेनाइजेशन के चलते अब ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऊंट का उपयोग काफी हद तक कम हो गया है। हॉर्स और पोनी की भी बात की जाए तो भारत में करीब करीब 3.4 लाख हॉर्स और पोनी हैं। उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर 22 और 19% शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल हॉर्स और पोनी पॉपुलेशन में। हॉर्स और पोनी को जो छोटे लैंडलेस स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज्यादा पालते हैं। 98% जो हॉर्स हैं वो इन्हीं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के द्वारा पाला जाता है और सिर्फ 2% जो हॉर्स और पोनी है वो समाज के एलिट क्लास के लोगों के द्वारा पाला जाता है, जिनका उपयोग रेस कोर्स, स्पोर्ट्स या फिर मिलिट्री या पैरामिलिट्री सर्विसेज में किया जाता है। अगर नस्लों की बात की जाए तो मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो काफी सुंदर होते हैं और उनकी विगर भी हाई होती है। मणिपुरी को हम पोलो स्पोर्ट्स में यूज करते हैं। स्पीति और जंसकारी जो पोनीज हैं उनको ऊंचाइयों पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में लिया जाता है। मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े ही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहां तक याक का सवाल है तो याक की आबादी भारत में 58,000 है। ये मूलतः लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, जिसका कि पहले पार्ट लद्दाख हुआ करता था, तो लद्दाख में 45% और अरुणाचल प्रदेश में 41.5% याक पाए जाते हैं। याक को शिप ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि ये 3,000 से 5,000 की ऊंचाई पर आसानी से सर्वाइव करते हैं और वहीं पर पाए जाते हैं। याक का उपयोग मीट के लिए भी किया जाता है। मीट इनका काफी टेंडर जूसी होता है और इसमें फैट की मार्बलिंग नहीं होती है। इनका मिल्क प्रोडक्शन करीब करीब 250 से 500 किलो प्रति लैक्टेशन होता है और इनका जो लैक्टेशन लेंथ है वो करीब करीब 260 से 300 दिन होता है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि 1 से 2 किलो प्रतिदिन इनकी उत्पादन क्षमता है। जब याक का क्रॉस कैटल से किया जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इनका करीब करीब उत्पादन 500 से 1000 किलो प्रति लैक्टेशन तक देखा गया है। याक के मिल्क से लोग बटर, घी बनाते हैं और एक खास तरह का एक उत्पाद चुर्पी भी बनाया जाता है जो कि एक तरह का नेचुरली फर्मेंटेड चीज है। याक का जो अंडर कोट होता है उससे मुहैर जैसी लग्जरियस और सॉफ्ट फाइबर मिलता है और इनके जो पूंछ होते हैं उससे एक फ्लाई विस्क बनाया जाता है जो कि बौद्ध, सिख और हिंदू के जो धार्मिक स्थल है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। मिथुन की जनसंख्या भारत में करीब करीब 3.9 लाख है। अरुणाचल प्रदेश में इनकी जनसंख्या 89% है। उसके बाद ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी पाए जाते हैं। ये नॉर्मली फ्री रेंज सिस्टम में रियर किए जाते हैं। समाज में जिन लोगों के पास ज्यादा मिथुन पाए जाते हैं उनमें उनकी सोशल स्टेटस हाई होती है। उनको हंटिंग करने के बाद जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं इसको अपने घरों में डेकोरेशन पर्पस पे भी लगाते हैं। इनका जो मीट है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और फैट बहुत कम। अगर हम भारत में पशुओं की नस्लों की बात करें तो गौवंश की 54 नस्लें हैं, जिसमें से 53 तो इंडिजिनस देसी नस्लें हैं और एक जो है वो सिंथेटिक नस्ल है। भेड़ की 46, सुअर की 15, ऊंट की 9, डंकी की 4, याक की 2, बतख की 4, बकरी की 41, भैंस की 21, चिकन की 20, हॉर्स और पोनी की 8, गीज की 1 और कुत्ते की 5 नस्लें हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 220 नस्लें एनबीएजीआर के द्वारा पंजीकृत की गई हैं। इतने नस्लों के पंजीकृत होने के बाद भी भारत में करीब करीब 54% जो पॉपुलेशन है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है, वो किसी ब्रीड के या किसी भी नस्ल के अंतर्गत नहीं आते हैं। कैटल में करीब करीब आधी पॉपुलेशन नॉन डिस्क्रिप्ट है। बफेलो में भी 45%, सीप में 50%, गोट में 63%, पिग में 70%, कैमल में 39%, हॉर्स और पोनी में 77% और डंकी में तो 91% जो पॉपुलेशन है वो किसी ब्रीड की श्रेणी में नहीं आते हैं और उन्हें पंजीकृत करने की आवश्यकता है। भारत में पूरी वैश्विक आबादी का 10% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, लेकिन अगर ब्रीड की बात की जाए तो सिर्फ 4% ब्रीड ही भारत में है। विश्व में जहां 0.9 मिलियन पॉपुलेशन पर एक ब्रीड है, भारत में 3 मिलियन पॉपुलेशन पर एक ब्रीड है।
अब हम बात करते हैं पशुओं से जो हमें उत्पाद मिलते हैं, जैसे दूध, मांस और अंडे के बारे में। तो दूध की बात की जाए तो जो भारत में संकर और विदेशी नस्ल की जो गायें हैं, उनकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 8.5 किलो प्रति पशु प्रतिदिन है। जो हमारी देसी नस्ल हैं, उनका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 3.5 किलो प्रतिदिन है। जो भैंस हैं करीब करीब 6 किलो प्रतिदिन उत्पादन करती हैं और गोट 480 ग्राम प्रति एनिमल प्रति डे प्रोड्यूस करती है। अगर हम डिफरेंट स्पीसीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो दूध है वो हमारी एक्जोटिक कैटल प्रोड्यूस करती है, जो कि 32% है। उसके बाद 31% हमारी जो देसी भैंसे हैं। अगर हम इनको मर्ज करें तो देखेंगे कि 44% जो दूध है वो भैंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। करीब करीब 53% जो दूध है वो गाय के द्वारा प्रोड्यूस होता है और 3% जो दूध है वो बकरियों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है और पिछले साल 239.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। अगर हम आजादी के समय की बात करें तो उस समय 1950-51 में दूध उत्पादन सिर्फ 17 मिलियन टन था, मतलब कि 1300% दूध का उत्पादन इतने सालों में बढ़ गया है। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो प्रति आदमी प्रतिदिन 471 ग्राम दूध की अवेलेबिलिटी है। भारत पूरे विश्व के दूध उत्पादन में 25% कंट्रीब्यूट करता है और पूरे विश्व के भैंस के द्वारा उत्पादित दूध में तो भारत के भैंसों का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 72% है। अब हम भारत के डिफरेंट जो राज्य हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनका उत्पादन क्षमता क्या है। तो पंजाब जो है, पंजाब की जो देसी गायें हैं उनका प्रतिदिन 8.13 किलो प्रति एनिमल प्रति डे उत्पादन है। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और गुजरात आते हैं। अगर विदेशी और संकर नस्ल की गायों की बात की जाए तो पंजाब की जो संकर और विदेशी नस्ल की गायें हैं उनका उत्पादन क्षमता करीब करीब 13.29 किलो है। उसके बाद केरला और हरियाणा आते हैं, जहां पर कि प्रति एनिमल जो प्रोडक्शन है वो 10.79 किलो है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना है, जहां भी 9 से 10 किलो प्रति एनिमल प्रति डे उत्पादन क्षमता है। अगर भैंस की बात की जाए तो हरियाणा में भैंसों का उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, जो कि 10.83 किलो प्रति एनिमल प्रति डे है। उसके बाद पंजाब आता है, जहां की करीब करीब 9 किलो प्रति एनिमल प्रति डे उत्पादन क्षमता भैंसों की है। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 16.21% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद राजस्थान करीब करीब 14.51 कंट्रीब्यूट करता है। अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट कर दिया जाए तो करीब करीब 50% से अधिक जो मिल्क प्रोडक्शन है इन्हीं 5 राज्यों के द्वारा किया जाता है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अवेलेबिलिटी की दूध की अवेलेबिलिटी है वो पंजाब में 1245 ग्राम करीब करीब 1.25 किलो है। उसके बाद राजस्थान में 1171 ग्राम और हरियाणा में 1105 ग्राम है। अब जब अंडों की बात की जाए तो भारत अंडा उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। पिछले साल 142 बिलियन अंडों का उत्पादन हुआ था, जिसमें से करीब करीब 120 मिलियन, जो कि 86% इंप्रूव्ड जो पोल्ट्री है उनसे हुआ था, और देसी मुर्गियों से जो उत्पादन था वो करीब करीब 13% है। और बत्तख का टोटल अंडे में जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% के आसपास है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना अंडा उत्पादन में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। जहां तक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो अंडे की अवेलेबिलिटी है वो 483 और 479 है। उसके बाद तमिलनाडु और हरियाणा राज्य आते हैं। मांस उत्पादन की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, जो कि लगभग 11 से 12% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल मीट प्रोडक्शन में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक है। उसके बाद हरियाणा, आंध्र प्रदेश और मेघालय आते हैं।
भारत ने पिछले साल 2023-24 में करीब करीब 10.25 मिलियन टन मांस का उत्पादन किया था। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 7.39 केजी प्रति पर्सन प्रति साल है और भारत विश्व में मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर है। अगर मांस उत्पादन में डिफरेंट स्पीसीज की बात की जाए तो करीब करीब आधा जो मांस है वो पोल्ट्री से आता है। उसके बाद गोट का कंट्रीब्यूशन है जो कि 15% है, बफेलो मीट 18% है, पिग का जो मीट है वो करीब करीब 4% है। अगर हम 2001 से तुलना करें तो उस समय पोल्ट्री का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 था, 24%, जो कि डबल हो गया है। और गोट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 9% था, वो 15 हो गया है। और जो सीप का कंट्रीब्यूशन टोटल मीट में 4% था वो 11% हो गया है। तो पोल्ट्री, सीप और गोट का कंट्रीब्यूशन टोटल मीट प्रोडक्शन में बढ़ा है। ऊन की बात की जाए तो राजस्थान ऊन के उत्पादन में पहले नंबर पर है, उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है। भारत ने 2023-24 में 33.69 मिलियन केजी का ऊन उत्पादन किया था। लेकिन अगर हम 1950-51 से तुलना करें तो ऊन का उत्पादन बहुत ही कम बढ़ा है, ये लगभग 22% है। जहां दूध 1300% से ज्यादा बढ़ा है, ऊन सिर्फ 22% बढ़ा है। अगर हम ट्रेंड देखें डिफरेंट लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का ओवर द ईयर्स तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 17 मिलियन टन से 239 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अंडे का उत्पादन 1.8 बिलियन से 142 बिलियन हो गया है। मीट का प्रोडक्शन अब 10.25 मिलियन टन पहुंच गया है। लेकिन अगर हम ऊन का उत्पादन देखें तो 2001 तक तो ये 48 मिलियन केजी तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद देयर इज शार्प डिक्लाइन और ये 2001 के बाद 2023-24 तक 33.7 मिलियन केजी तक ही रह गया है। तो ऊन के उत्पादन में कमी आई है, बाकी दूध, अंडा और मांस उत्पादन बढ़ा है। अगर हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के चुनौतियों की बात करें तो काफी चुनौतियां हैं। डेयरी सेक्टर में जो टोटल मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर की जो क्वालिटी है और उनकी जो स्टोरेज है, उनकी प्रोसेसिंग है वो सही ढंग से नहीं हो पाती। और सिर्फ 30% ही जो दूध है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन भी इनएडिक्वेट है। भारत की जो देसी नस्ल की गायें हैं, भैंस हैं, भेड़ है, बकरियां हैं, चाहे मुर्गियां हैं, उनका जो उत्पादन क्षमता है वो काफी कम है। अगर दूध की ही बात की जाए तो भारत में जो देसी जो गायें हैं उनका जो उत्पादन है वो करीब करीब 3.5 किलो प्रतिदिन है। या लैक्टेशन यील्ड की बात की जाए तो 1100 से 1200 लीटर प्रति लैक्टेशन है। लेकिन अगर विदेशों की बात की जाए तो ये 4000 से 8000 लीटर प्रति लैक्टेशन तक है डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कि इजराइल, अमेरिका इत्यादि में। तो उत्पादन क्षमता कम है। हमारी जमीन पर प्रेशर भी बहुत अधिक है। हमारे पास पूरे विश्व का सिर्फ 2.29% जमीन है, लेकिन जो लाइव स्टॉक है वो करीब करीब 10% है। उसके बाद जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो हमारी आबादी है, इंसानों की आबादी है, वो 17% है। इन सबों के लिए भी जमीन चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए। तो इस प्रेशर में जो फीड और फॉडर है उसकी कमी हो जाती है। तो जो ड्राई फॉडर है वो करीब करीब 23% कम है हमारे पशुओं के लिए, और 11% हरा चारा और 28.9% जो दाना है, कंसंट्रेट है, वो है। जो दूध उत्पादन है वो उनका एक्सपोर्ट भी काफी कम है। हम दूध उत्पादन में तो पहले नंबर पर हैं, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टोटल एक्सपोर्ट में हम सिर्फ 0.1% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक्सपोर्ट भी एक इशू है। अगर हम पिगरी की बात करें तो यहां पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है अनसाइंटिफिक ब्रीडिंग, और जो मैनेजमेंट है वो भी अनहाइजीनिक है। एक रिलीजियस टैबू है, सिर्फ कुछ ही लोग इसका मांस का सेवन करते हैं। हिंदू और मुस्लिम भी काफी हद नहीं इसका सेवन करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली पॉर्क का सेवन किया जाता है, जिसके चलते जो पिगरी सेक्टर है उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है। जब हम भेड़ के सेक्टर की बात करें तो ग्रेजिंग लैंड सिकुड़ता जा रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जिसके चलते माइग्रेटरी जो प्रैक्टिसेज हैं वो काफ़ी हद तक सीमित रह गया है। पास्चर लैंड अवेलेबल नहीं है। ऊन का जो वैल्यू है वो भी कम हो गया है, उनकी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि
आजकल मार्केट में सिंथेटिक ऊल आ गया है जो कि काफी कम कीमत पे मिल जाता है, और जबकि जो ऊन हमें भेड़ों से मिलता है उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी हाई होता है। मार्केट भी काफी अनऑर्गेनाइज्ड है ऊन का या मांस का कहे तो। बीच में मिडिल मैन है, बिचौलिए हैं, जिनसे जो किसान है उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की देसी नस्लों का कंजर्वेशन और उनका इंप्रूवमेंट। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें थे कि देसी पशुओं को प्रमोट करना है, उनको कंजर्व करना है, देसी पशुओं का जो प्रोडक्शन क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, उसको बढ़ाना, और जो देसी पशु अच्छे नस्ल की हैं, जिनका अनुवांशिक मूल्य अधिक है, हाई जेनेटिक मेरिट के हैं, उन एनिमल्स को प्रोपेगेट करना, उनको नेचुरल सर्विस के लिए किसानों को सप्लाई करना। जो इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके अंतर्गत गांव में इंडिजिनस देसी जो गौवंश है उनका सेंटर बनाया गया, जिसे गोकुल ग्राम कहते हैं। गांव-गांव में जहां पर कि जो पशु हैं उनका ब्रीडिंग ट्रैक्ट है, जैसे साहिवाल का जो पंजाब या राजस्थान में है, मुर्राह का हरियाणा में है, तो वहां पर इनका फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग होने लगा। उसके बाद इनका जो चयन है उनके पेडिग्री रिकॉर्ड्स के बेसिस पे किया जाने लगा। इनको पालने वाली जो ब्रीडर सोसाइटी है उनका एक एसोसिएशन बना, जिसे गोपालन संघ कहते हैं, और हाई जेनेटिक मेरिट वाले बुल को किसानों को उनके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसकी भी शुरुआत 2014-15 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरिंग भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें मूलतः 4 सब मिशंस हैं। जो पहला मिशन है, सब मिशन है, वो है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। इसमें जो राज्य में जो लाइव स्टॉक फार्म्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना था, इंप्रूव करना था। दूसरा कंपोनेंट 2020-21 में जोड़ा गया, जब फीड एंड फॉडर की जो स्कार्सिटी है उसको दूर करने के लिए। तीसरा जो कंपोनेंट है पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसमें जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं, उनमें पिग हस्बेंड्री को, पिग डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए एक्सोटिक ब्रीड्स को इंपोर्ट भी किया जाने लगा। फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके और जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी हैं, उनके बीच एक लिंकेज डेवलप किया गया, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उनका ट्रांसफर फार्मर्स को किया जा सके और फार्मर्स उसका फायदा लेकर अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सके। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP, इसका जो लॉन्च है आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 में किया गया। इसका मूल उद्देश्य था खुरपका, मुंहपका जो फुट एंड माउथ डिजीज है और एक ब्रुसोलोसिस डिजीज है, उसके दूर करने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो 100% गाय, भैंसें, भेड़, बकरियों और सुअर का वैक्सीनेशन FMD के लिए अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कि इन सभी जो स्पीसीज हैं उनके 100% जो पॉपुलेशन है वो कवर होंगी FMD वैक्सीनेशन से। उसी तरह गौवंश की जो मादा जो काप्स हैं, जिनकी उम्र 4 से 8 महीने हैं, उन सभी का वैक्सीनेशन ब्रुसोलोसिस डिजीज के लिए किया जाएगा, जिसके थ्रू हम फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसोलोसिस डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट कर पाएंगे या उनका हम कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इट वाज स्टार्टेड फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्शन, procurement, processing capacity and ensuring proper quality control, and also to give farmers access to markets and ensuring them better price through value addition.
इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था उत्पादन, उसके बाद जो दूध का प्रोक्यूरमेंट करना, उनका प्रोसेसिंग करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और फार्मर्स का जो एक्सेस है मार्केट में आसानी से हो, वो मार्केट में आसानी से अपने जो उत्पाद को बेच सके, दूध को बेच सके और उनको सही प्राइस मिलना। अगर हम दूध का वैल्यू एडिशन करेंगे, उसकी आइसक्रीम, दही, मक्खन, घी बनाएंगे तो उससे उनको ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत दो कंपोनेंट आते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए में जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना है, जैसे कि मिल्क चिलिंग प्लांट, क्योंकि मिल्क का जो सेल्फ लाइफ है वो काफी कम होता है। तो क्या हम मिल्क चिलिंग प्लांट्स में हम मिल्क को ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इंप्रूव करना है इसमें मिल्क टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सिस्टम। मिल्क की टेस्टिंग, उसके फैट, उसके प्रोटीन और उसके अदर जो कंपोनेंट्स है उसकी टेस्टिंग, उसकी प्योरिटी कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिला है। तो मिल्क टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव करना है इसी कंपोनेंट में। और कंपोनेंट बी जो है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी कोऑपरेटिव्स। जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स थे, जैसे डेयरी कोऑपरेटिव्स में फार्मर्स से मिल्क को कलेक्ट करते थे, तो उस तरह के डेयरी कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी, और नए मिल्क कोऑपरेटिव्स भी ओपन करने हैं। इसमें और इंप्रूव करना है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 9 राज्यों में दूध उत्पादन, दूध का प्रसंस्करण और उनका मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना है। उन 9 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो और भी कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि लाइव स्टॉक जो सेक्टर है वो उसमें जो ग्रोथ है वो और भविष्य में इंक्रीज स्पीड से पॉसिबल है। जो डेटा इस प्रेजेंटेशन के लिए हमने कलेक्ट किया गया है वो है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024, जो कि हर साल प्रकाशित होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 20वां लाइव स्टॉक सेंसस जो 2019 में किया गया था, उसमें ब्रीड वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा प्रकाशित होता है। उसके डेटा लिए गए हैं। जो एक्सपोर्ट के डेटा हैं वो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लिया गया है। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का इकोनॉमी में कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, जिसको कि हम ग्रॉस वैल्यू एडेड से देखते हैं, वो डेटा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से लिया गया है। धन्यवाद।